कांग्रेस और जो भारत की उस समय की लीडरशिप थी वो नहीं समझ पाई। और एक और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है आज़ादी के समय में, जो महत्वपूर्ण नेता थे भारत के ऊपर, जो हो सकते थे लीडरशिप, मतलब जो जो ट्रू लीडर्स थे, उनको स्थान नहीं दिया गया। आप चाहे सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, चाहे सरदार पटेल को देख लीजिए। खिलाफत का मतलब हुआ, खिलाफत की वजह से मोपला कांड हुए। केरल में कितने हिंदुओं की बस्ती, हिंदुओं के गाँवों को, बस्तियों को जला दिया, मार दिया, इतने बलात्कार हुए, इतना टॉर्चर हुआ। क्यों? क्योंकि ये अफवाह फैला दी गई कि भाई अब खलीफा का राज्य आ गया है और अंग्रेज चले गए, अब हमारा आ गया। तो उन्होंने रातों रात हिंदुओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत हजारों लोग मर गए। आपके पास काउंट ही नहीं है। विभाजन में जो विभीषिका झेलनी पड़ी, उससे पहले जो विभीषिका झेलनी पड़ी, हिंदुओं को जो लीडरशिप ने जिस तरीके से दबाया, नोआखली के राइट्स हुए, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया। वहाँ पर ज़्यादातर पुलिस में मुस्लिम्स थे, जो वहाँ की लीडरशिप थी वो मुसलमान थी। तो उन सब ने और अंग्रेज़ों ने मिलकर के एक तरीके से, होता ना आइसोलेशन में, तब हिंदुओं को पता चल गया कि भाई हमारे को कोई बचाने नहीं आएगा। तो हिंदुओं के साथ में दिक्कत ये हुई ना कांग्रेस के कारण से उस समय में, कि भाई जो व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध या अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था, चाहे वो क्रांतिकारी थे, चाहे वो इस प्रकार के लोग थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस, तो उनको कांग्रेस ने उन सब लोगों को दबाने का काम किया, उनको उठाने का काम नहीं किया। विभाजन के लिए बहुत उत्तरदायी नाम है मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वॉज अगेंस्ट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट थिंग। नमस्कार, TFI पर आप सबका स्वागत है। हमारे साथ आज हैं अंकुर पाठक जी, जो कि ऑथर हैं, एंटरप्रेन्योर हैं। इन्होंने एक ऐप बनाया है, अपलिफ्ट ऐप, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश वोकेबलरी बिल्ड करने में मदद करता है। और ये अभी सुरुचि प्रकाशन के CEO हैं। कई सारे IITs में जाकर के इनके लेक्चर्स हुए हैं। तो आज हम अंकुर जी से बात करेंगे। आज 14 अगस्त है और विभाजन की त्रासदी हमारा टॉपिक है। 47 से 2025 ऑलमोस्ट 78 वर्ष, ऑलमोस्ट 80 साल, प्रिसाइसली 78 वर्ष हो चुके हैं। ऐसे में क्या आवश्यकता है कि त्रासदी को याद किया जाए? अगर हम स्वतंत्रता दिवस मना रहे हैं तो हमारा फोकस उस सकारात्मक पहलू पर होना चाहिए, न कि जो त्रासदी एक दिन पहले हुई थी, विभाजन हुआ था, उस पर होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि हमें इस स्मृति दिवस, जो विभाजन की विभाषिका है, इस पर क्यों हमें स्ट्रेस देना चाहिए? हाँ, नहीं, आपका प्रश्न बिल्कुल सही प्रश्न है वैसे तो जी। कि हम सेलिब्रेशन में जो एक नेगेटिव साइड है उसको क्यों रखें। लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो इतिहास को भुला देते हैं वो इतिहास से भी भुला दिए जाते हैं। जी। तो जो हुआ वो दोबारा ना हो, इसलिए हमें अपने अतीत से लेसन्स लेने चाहिए, उसका विश्लेषण करना चाहिए, उसको सीखना चाहिए, समझना चाहिए और आने वाली पीढ़ी को बताते रहना चाहिए कि इस समय में, उस समय में ऐसा हुआ, इसलिए ऐसा हुआ। अच्छा। तो इसलिए इस चीज़ को जानना, समझना, विश्लेषण करना बहुत आवश्यक है। तो एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस पास्ट का होना चाहिए कि विभाषिका जो हुई थी, जो विभाजन हुआ था, जो त्रासदी घटी थी, वो क्यों हुई थी, ताकि आने वाले समय में हम इस तरह की चीज़ों को न दोहरा पाएं। जैसा आपने कहा कि अतीत से सीखते रहना चाहिए। अगर हमें विस्मरण हो जाएगा तो अतीत, वर्तमान भी हमें भुला देगा। ठीक है, तो उसी का आज हम प्रयास करते हैं। और क्या आपको लगता है अंकुर जी कि विभाजन जो हुई थी, इसके मुख्य कारण क्या थे? कौन से इसमें मेजर स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व थे? किसका कितना रोल था? ये कांग्रेस की गलती थी या मुस्लिम लीग की गलती थी, या अंग्रेज़ों की ये डिवाइड एंड रूल पॉलिसी थी, या कई और घटक भी थे इसमें? कृपया इस पे विस्तार से बताएं। देखिए, विभाजन जो हुआ, इसको पूरा समझने के लिए हमें पीछे इतिहास में जाना पड़ेगा। जी। अगर हम वैसे बात करें कि मेन कौन इसमें लोग, मेन स्टेक होल्डर्स कौन थे, मतलब किसकी वजह से हुआ। स्टेक होल्डर्स तो पूरा देश ही था, मतलब पूरे देश के लोग ही आ गए उसमें। हाँ हाँ। लेकिन जो मुख्यतः अगर हम मानेंगे तो अंग्रेजों की साम्राज्यवादी कूटनीति, मुस्लिम लीग की महत्वाकांक्षा और उनकी जिहादी और कट्टरपंथी मानसिकता इसके लिए जिम्मेदार थी। उसमें तड़का लगाया, कम्युनिस्टों ने भी उनकी हेल्प करी, कम्युनिस्टों ने भी हेल्प की थी। और कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति, ये मुख्यतः चीज़ें थी।
कांग्रेस की तुष्टीकरण की नीति और जो शीर्ष नेतृत्व था वो समझ नहीं पाया कि उस परिस्थिति को किस तरीके से टाला जा सके, उस परिस्थिति को किस तरीके से फेस किया जा सके। अब आप इसको मतलब ऐसा नहीं हुआ कि 1947 में बस विभाजन का अनाउंसमेंट हुआ और हो गया। हाँ, एक दिन किसी ने ऑल इंडिया रेडियो पे अनाउंस कर दिया और देश विभाजित हो गया, ऐसा नहीं हुआ होगा, एक सतत प्रक्रिया रही होगी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो उसके लिए अगर आप जाकर के देखेंगे ना तो पता चलेगा कि 18वीं शताब्दी में बहावी आंदोलन बहुत ऊंचाइयों को छू रहा था। वहाबी आंदोलन, बहावी हाँ, आंदोलन, ठीक है, जी जी। तो बहावी मूवमेंट में मेनली बात क्या थी कि भाई मुसलमान जो है अपना जो उनका एकदम शुद्ध जो प्योर इस्लाम है उसको फॉलो करें। प्योर इस्लाम मतलब शुरू के 4 खलीफा और जो शुरू के उनके पैगंबर, उनके बाद के कुछ 1-2 पीढ़ी के जो लोग थे उनको, और उस समय की जो परंपराएं हैं उनको पालन करें, और उनके लिए पूरे विश्व भर में इस तरीके की चीज़ें चलाई गई। और आप समझिए कि उस समय 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध हुआ। तो पानीपत के तृतीय युद्ध के लिए अहमद शाह अब्दाली को वहां से इनवाइट करा गया कि भाई आप आकर के इधर जो है अटैक करो। अच्छा, तो ये जो सोच थी कि इस्लाम या मुसलमान, एक उनकी सोच, एक जो बहावियों की और जो कट्टरपंथियों की और जिहादियों की जो सोच है वो ये है कि वो एक राष्ट्र की डेफिनेशन में नहीं आते, वो खुद ही एक राष्ट्र हैं। अच्छा। और इस सोच को अंग्रेजों ने ताड़ लिया था। क्योंकि देखिए मुसलमानों के लिए, मजहबी जो उन्मादी थे उनके लिए हिंदू और अंग्रेजों में कोई भेद नहीं हुआ ना, दोनों ही काफिर हैं उनके लिए। 1857 में भी अगर आप देखोगे तो जो एनर्जी लगी अंग्रेजों के विरुद्ध, तो अंग्रेजों को समझ आ गया कि हमें डिवाइड एंड रूल करना ही पड़ेगा। शायद 57 के जो जितना मैंने पढ़ा है कि 1857 का जो रिवोल्ट हुआ था उसमें मुसलमानों ने काफ़ी बढ़ चढ़कर भूमिका निभाई थी। कई सारे थे जो उसमें लड़ रहे थे, और इनफैक्ट एक बहुत मशहूर वाक़या है दिल्ली का, जब अंग्रेज़ लोग नाम और धर्म पूछ करके लोगों को टारगेट करते थे। एक बार मिर्ज़ा गालिब को पकड़ा गया, पूछा गया कि मुसलमान हूँ, उन्होंने कहा था आधा, मुसलमान हूँ लेकिन शराब भी पीता हूँ तो आधा हूँ। तो इस तरह से हो रहा था, मतलब धर्म पूछ करके टारगेट कर रहे थे, क्योंकि वो दे समहाउ रिलेटेड मुस्लिम्स विद 1857 रिबेलियन। कहते हैं इसके बाद एक सैयद अहमद खान के नेतृत्व में एक आंदोलन किया गया कि हमें अंग्रेज़ों से नहीं लड़ना है, हमें अपने वेलबींग पर ध्यान देना है। जो रिवाइवलिज्म की बात की गई, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसके संस्थापक रह चुके हैं सैयद अहमद खान, तो उन्होंने कहा कि अब हम अपने ऊपर ध्यान दें, इसका सबसे अच्छा तरीका है कि हम अंग्रेज़ों के साथ थोड़ा मित्रवत व्यवहार करें। ऐसा कुछ इतिहास में दर्ज है। बिल्कुल। तो मैं तो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी का भूतपूर्व छात्र भी रहा हूँ। अच्छा। तो आपको एक और उसमें करेक्शन लगाना चाहूँगा। सैयद अहमद खां को सर सैयद अहमद खां बोलते हैं। हाँ, उनको नहीं, मैं उपाधि दी गई थी। इस चीज पर क्यों हाँ। बोलना चाह रहा हूँ। सर मतलब सर की उपाधि उन्हें किसने दी? अंग्रेजों ने दी। अंग्रेजों ने दी, क्यों दी? अंग्रेज किसको उपाधि देते थे? हाँ। जो उनके लिए काम करते थे। तो बेसिकली जो सर सैयद अहमद खान थे उनको, मतलब उनके रूप में अंग्रेजों को एक बहुत अच्छा वो मिल गया, प्यादा जिसे कहेंगे कि भाई जो उनके काम को आगे लेकर के जा सकते थे। तो सर सैयद अहमद खान का एक था कि भाई मुसलमानों को मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम से जुड़ना चाहिए, अंग्रेजों को सपोर्ट करना चाहिए, ताकि हम ये जो हिंदू कल्चर है, जो मतलब हमारे सर पे हिंदुओं का राज्य ना आ जाए, हिंदुओं का शासन ना आ जाए, और जो मॉडर्न एजुकेशन है उससे जो आजकल साइंस बढ़ रही है, ये सारी चीज़ें, इसको अभी उनको सीखना चाहिए, ऐसा उनका विचार था। अच्छा, इसमें एक और चीज़ है, अगर आप इतिहास में पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि जहाँ पर उन्हें हिंदुओं से ज़मीनें लेनी थी, सर सैयद अहमद खान को जहाँ हिंदुओं से ज़मीनें लेनी थी अलीगढ़ विश्वविद्यालय बनाने के लिए और भी अपने कार्यों के लिए, वहाँ पर तो उन्होंने बहुत हिंदू मुस्लिम एकता की बातें करी हैं। उन्होंने बोला है गोवध नहीं होना चाहिए, हिंदुओं की भावनाओं का वो नहीं करना चाहिए, हम एक हैं, इस तरीके की बातें, लेकिन उनके जीवन में कहीं भी वो चीज़ दिखी नहीं। और हर जगह उन्होंने मुसलमानों के अधिकारों की ही बात करी है, इस्लाम के, मतलब इस्लाम कैसे आगे पहुँचे, कैसे चीज़ें बढ़े, तो उनकी ही बात करी है।
तो इसमें जो मैं बता रहा था आपको कि अंग्रेजों ने किस प्रकार से उस चीज को ताड़ लिया, ऐसे मुस्लिम्स को आइडेंटिफाई करा उन्होंने जो पूरी जिहाद वाली एनर्जी थी उसको अंग्रेजों से हटा करके हिंदुओं की तरफ लगा सके, अच्छा। ताकि हिंदू उस चीज़ में अटक जाएंगे और अंग्रेज अपना जो है आराम से जो उनके लिए आवश्यक है वो करते चले जाएंगे। राज रहेगा उनका। 1885 में उन्होंने कांग्रेस क्यों बनाई? भाई कांग्रेस अंग्रेजों ने ही तो बनाई। हाँ नहीं बनाई, बिल्कुल सहमत हूँ, बट कांग्रेस का भी एक इवोल्यूशन हुआ है ना, जो उस समय के जो उदारवादी नेता थे, गोखले थे और जो डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, उसके बाद फिर लाजपत राय आते हैं, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल आते हैं, तो मॉडरेट टू एक्सट्रीमिस्ट, फिर रिवॉल्यूशनरीज, फिर गांधी आते हैं। तो कांग्रेस बनाई जिस किसी पर्पज से गई हो, बट आज़ादी में योगदान रहा है कांग्रेस का ऐसा। योगदान तो देखिए रहा है, उसके लिए मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन मेरा कहना मैं योगदान पे देखिए, आज़ादी में योगदान रहा है तो विभाजन में भी रहा है ना। हाँ है ना। हाँ। तो मैं यहाँ पर वो बात नहीं कह रहा, मैं ये नहीं कह रहा उनका योगदान नहीं रहा, बहुत योगदान रहा है, लेकिन जिस तरीके से आज़ादी आनी चाहिए थी उस तरीके से नहीं आई, इस चीज़ में भी उनका योगदान रहा है। बिना विभाजन के आज़ादी आ सकती थी, लेकिन विभाजन के साथ आई, इसमें भी उनका योगदान रहा है। अच्छा। इतने क्रांतिकारियों का जो फांसी चढ़ गए, जिनको इतना एट्रोसिटीज़ झेलनी पड़ी, इतनी समस्याएं पूरे देश में, जितने दंगे हुए, हिंदुओं को जितना त्रासदियाँ झेलनी पड़ी, उसमें भी तो उनका योगदान रहा है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ कि 1885 में जो कांग्रेस AU ने बनाई, उसका एक पर्पज़ था कि भाई भारत में जो वेंट आउट एक हो सके, एंगर जो है, गुस्सा है, वो जा सके और प्लेटफॉर्म बना सके। लेकिन शुरुआत से उन्होंने इस बात का ध्यान रखा कि मुसलमानों को स्पेशल वो मिले, स्पेशल ट्रीटमेंट मिले। बदरुद्दीन तैयब जी का आपने नाम सुना होगा, उनको 1888 से ही उन्होंने कांग्रेस में अध्यक्ष पद पर रखा, तो ताकि क्योंकि अंग्रेजों को शुरुआत से दिखाई दे रहा था, वो लगातार बोल रहे थे, वो तो हमेशा से एक ही चीज बोलते थे कि भाई भारत कोई राष्ट्र नहीं है, हाँ, इसमें अनेक राष्ट्र हैं। हाँ, तो वो ऐसा क्यों बोलते थे? ऐसा इसलिए बोलते थे क्योंकि जितना बटी रहेगी शक्ति, जितनी बिखरी रहेगी शक्ति, उतना आसानी से उसको कंट्रोल किया जा सकता है। उनकी तो इतनी ज़्यादा संख्या भी नहीं थी अंग्रेजों की। अगर भारत के लोग जिस दिन जाग जाते उसी दिन अंग्रेजों का यहाँ से जाना तय था। कांग्रेस को सेफ्टी वॉल वाली थ्योरी पे, सेफ्टी वॉल एकदम इस पर हालांकि मुझे स्मरण आ रहा है, बिपिन चंद्रा ने लिखा है अपनी पुस्तक में कि Britishers might have created Congress as a safety wall, but Indians made it a lightning conductor. तो ये evolution तो कांग्रेस का चले रहा है, बट हम थोड़ा इस पर विश्लेषण करना चाहते हैं कि किसका कितना रोल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो मुस्लिम लीग का कितनी जिम्मेदारी है, कांग्रेस की कितनी जिम्मेदारी है? अंग्रेजों ने, जैसा आपने बताया कि उन्होंने ताड़ लिया कि अब इस तरह से हम मुसलमानों को, सैयद अहमद खान और फिर आगा खान आते हैं, इकबाल आते, पूरी एक पूरा लीडरशिप तैयार उसी तरीके से तैयार कर रहे हैं। हाँ हाँ, सुहरवादी जो बिल्कुल, तो ये सब को लेकर के वो चलते हैं। इसमें वामपंथियों का भी रोल था, आप बता रहे थे। हाँ, वामपंथियों के रोल पर हम आएंगे, उससे पहले मैं मिंटो मॉर्ले रिफॉर्म्स की बात लाना चाहूँगा। 1919 नहीं, मिंटो मॉर्ले 1909 में। 1909, हाँ 1919 तो मोंटेग्यू जेम्सफोर्ड है। तो क्या है ना कि भाई उन्होंने जब देखा 1905 में भंग हुआ कि बंगाल को डिवाइड कर दो, यहाँ पर सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ रही है। बंगाल में हिंदू मुसलमान सब ने एक होकर के ये कहा कि नहीं हम तो सब एक है, बंगाल को नहीं टूटने देंगे, राइट। लेकिन खैर बंगाल के 2 भाग उन्होंने कर दिए। उसके बाद में आप देखिए तो 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना भी करवा दी उन्होंने जी। क्योंकि आगा खां का जो नेतृत्व में एक डेलीगेशन, एक आगा खां मतलब मुस्लिम डेपुटेशन जिसे बोलते हैं, वो 1906 में उन्होंने बनाया और मुसलमानों को अलग से सुविधाएं देने का प्रस्ताव रखा। आगा खां के नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल था उसने, अंग्रेजों ने किया। हाँ, अंग्रेजों ने मतलब वो डेपुटेशन को महत्व दिया, मतलब वो एक तरीके से अंग्रेजों की कूटनीति के तहत ही हुआ। अंग्रेजों से कोई भी इंसान नहीं मिल सकता था जिसको अंग्रेज नहीं चाहते थे मिलना। गांधी भी 1929-30 में ही तो मिलते हैं ना। गांधी इनफैक्ट जब पहली बार कांग्रेस के किसी बड़े नेता को अंग्रेजों ने साथ में बिठाया, हाँ, डिमांड तो 1885 से कर रहे थे। करेक्ट। तो लेकिन आप ऐसे समझिए कि आगा खां के नेतृत्व में जब से, तो आगा खां ने सबसे पहले क्या मांगा? पृथक निर्वाचक मंडल। तो ये जो पृथक निर्वाचक मंडल रहा, सेपरेट इलेक्टोरेट, राइट, सेपरेट इलेक्टोरेट, ये सबसे बड़ी फांस थी। इसी के कारण विभाजन हुआ और इसके विषय में तब से लेकर के, जब से वो पृथक निर्वाचक मंडल की डिमांड होने से एक्सेप्टेंस होने तक,
जो मिंटो मार्ग आजकल है, मिंटो रोड जो है, वही मिंटो। हाँ नहीं बिल्कुल, तो आप तो नाम ही है। मैं नॉर्थ कैंपस में था जब मैं ग्रेजुएशन के लिए दिल्ली आया था, तो जगह थी हडसन लेन, तो मुझे बड़ा ताजुब हुआ उस जगह को, उस समय मेट्रो नहीं थी, विश्वविद्यालय किंग्सवे कैंप। तो मैंने पता करना चाहिए इसको किंग्सवे कैंप क्यों कहते हैं, तो पता चला जब आगे किंग आए थे, ब्रिटेन के किंग आए थे, तो हमारे राजाओं को दोनों तरफ कैंप में रुकवाया गया था। फिर उस तरफ हडसन लेन, उधर एडवर्ड लेन, उधर ऑटरम लेन। ये वो लोग हैं जो इन्होंने 1857 के रिवोल्ट में हमारे लोगों को डिफीट किया था। नॉट ओनली डिफीट, उन पे कितनी एट्रोसिटीज की, बच्चों तक को फांसी पे लटका दिया था। बिल्कुल, ये वही ऑटरम है जिसने शायद रानी लक्ष्मीबाई को हराया। थोड़ा आगे बढ़िए तो फिर इंदिरा विहार, नेहरू विहार, गांधी विहार, मुखर्जी नगर आता है, तो हमारे लोग हैं वो लोग ये कह सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब जो मिंटो मॉडल जो रिफॉर्म आए, वहां से ये विभाजन की एक तरीके से बीज पड़ गया, जिसमें उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट की बात करी। उसके बाद में आगे चल करके उसको एक्सेप्ट कर लिया गया। फिर उसके बाद में 1916 में लखनऊ समझौता जो हुआ, लखनऊ समझौता जो हुआ उसमें मुस्लिम लीग को कांग्रेस ने एक तरीके से बहुत ज़्यादा स्थान दे दिया। उस समय के नेताओं की, उसमें लोकमान्य तिलक भी हैं, सुरेंद्रनाथ बनर्जी भी हैं, एनी बेसेंट भी हैं, उन सब लोगों ने ये माना कि भाई चलो कोई बात नहीं है, कम से कम मुसलमानों के साथ एकजुटता रहनी चाहिए, क्योंकि आज़ादी की लड़ाई में हमें इनका सहयोग मिलेगा। लेकिन परिणाम क्या निकला? परिणाम उल्टा निकला। परिणाम में आज़ादी की लड़ाई में तो कितना सहयोग मिला ये तो इतिहास जानता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो परेशानी हुई, ये जो सेपरेट इलेक्टोरेट था, इसने मुसलमानों की पूरी राजनीति केवल संप्रदाय के चारों तरफ छोड़ दी। थोड़ा सा सेपरेट इलेक्टोरेट को मैं स्पष्ट कर दूं कि उस सीट से, जैसे आज भी रिजर्वेशन है, SC ST के लिए है, महिलाओं के लिए है, पार्लियामेंट में और विधानसभा में भी आ ही जाएगा, अभी पंचायत में है महिलाओं के लिए। तो जो SC ST सीट है वहाँ से सिर्फ SC ST ही चुनाव लड़ सकता है, लेकिन वोटिंग तो कोई भी कर सकता है जो उस कॉन्स्टिट्यूंसी में रहता है। सेपरेट इलेक्टोरेट में ये होता था कि उस सीट से सिर्फ मुस्लिम ही लड़ेंगे और उनको सिर्फ मुसलमान ही वोट दे सकते हैं। Exactly. आज ऐसा नहीं होता है। ये रिजर्वेशन है, आज जो है वो रिजर्वेशन है, लेकिन सेपरेट इलेक्टोरेट तो पूरा निर्वाचक मंडल ही उनका चयन करेगा। निर्वाचन मंडल ही। अब वो जब चयन करेगा तो वो किन के बारे में सोचेंगे? जो चुन करके आ रहा है वो उनके बारे में सोचेंगे ना, जो उन्हें चुन रहा है। बिल्कुल, हाँ। तो पूरी की पूरी राजनीति, और इसका आप अगर देखेंगे तो उस समय के जो कुछ अंग्रेज अधिकारी थे, उनसे लेकर के सभी ने, इवन 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का जब आया रिफॉर्म, उसमें भी उन्होंने ये बात कही कि सेपरेट इलेक्टोरेट से जो मुस्लिम्स हैं उनकी पूरी राजनीति प्रभावित हो रही है। उनकी वो शिक्षा व्यवस्था के बारे में, रिफॉर्म्स के बारे में, अपनी प्रोग्रेस के बारे में कुछ नहीं सोचेंगे, क्योंकि वो वोट तो एक ही चीज़ पर दे रहे हैं, धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर। और उसी मजहब की उनको चरस पिलाई जाती रही है पूरे समय, जिहाद की बातें, वही सब चीज़ें चल रही हैं, वो आज तक भी हो रहा है। तो कहने का मतलब है कि उस सेपरेट, और आप एक नाम जिसे हम कहते हैं जो विभाजन के लिए बहुत उत्तरदायी नाम है, मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना वाज अगेंस्ट दिस सेपरेट इलेक्टोरेट थिंग। जब चौधरी रहमत अली ने 1919 में भी वो उन्होंने इसका विरोध किया, 1916 के आसपास, 1909 से भी वो, मतलब he was not, you know, he was not in support of these kinds of incentives to Muslims जो उनकी जड़ों को खत्म करते हैं। लेकिन शुरुआत में, हाँ, मैं 1919 की बात कर रहा हूँ, शुरुआत की बात कर रहा हूँ। तो अब लेकिन क्या होता है, फिर आगे आप चलते जाइए, फिर खिलाफत आ जाता है 1920-21 में। तो खिलाफत के लिए पूरा कांग्रेस इकट्ठी हो जाती है, क्योंकि क्या हो रहा था ना कि वहां से ये एक रेस होड़ लग गई थी कि कांग्रेस मुसलमानों, अंग्रेज तो भाई डिवाइड एंड रूल कर रहे थे, वो मुसलमानों को स्पेशल ट्रीटमेंट कर रहे थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में भी इतनी बातों के बावजूद भी उन्होंने सेपरेट इलेक्टोरेट को बोला कि इसके बिना काम नहीं चलेगा, क्योंकि हमने 1909 में इनको बोल दिया है। हाँ। तो अब अगर हम हटाएंगे तो फिर ये जो है विद्रोह करेंगे और विरोध करेंगे और इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं पैदा हो जाएंगी। तो खिलाफत आप देखिए, खिलाफत से क्या हुआ, वो उन्माद और बढ़ा। खिलाफत तो गांधी जी ने नॉन कॉपरेशन के साथ मर्ज कर दिया था। ये नॉन कॉपरेशन ही खिलाफत के लिए उन्होंने शुरू किया था। असहयोग आंदोलन के साथ खिलाफत को नहीं मर्ज किया गया, खिलाफत के लिए असहयोग आंदोलन हुआ था शुरुआत में। अगर आप देखेंगे, पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा उसमें शुरू में जो मेन जो बातें हैं। इसका कुछ आप जो बोले, आप जो इतिहास की पुस्तकें हैं, आप उसमें उनके रेफरेंसेस देख सकते हैं। HV शेषाद्री जी की पुस्तक है और देश बट गया, उसमें देख सकते हैं, और भी बहुत सारी पुस्तकें हैं, उनमें आप देख सकते हैं। इवन आप बिपिन चंद्रा की इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल है, उसमें भी देख सकते हैं। ऑल्दो बिपिन चंद्रा का लिखने का तरीका अलग है, वो तो क्रांतिकारियों को, पुस्तक पढ़ी है तो क्रांतिकारियों को भी वो टेररिस्ट लिखते हैं,
उनकी एक पुस्तक में। एक स्पष्टीकरण उन्होंने दे दिया था कि वो बाद टेररिस्ट में वो दिया है था। जो हाँ हाँ बिल्कुल नहीं, वो अग्रेस होने पर। स्पष्टीकरण से नहीं फर्क पड़ता, स्पष्टीकरण से फर्क नहीं पड़ता। क्रांति का आजकल तो इंडियन मतलब बहुत समय कुछ समय पहले तक तो इंडियन एक्सप्रेस भी टेररिस्ट और मिलिटेंट में डिफरेंस करते थे ना। वो मिलिटेंट वर्ड यूज करते थे जो आतंकवादी है उनके लिए, टेररिस्ट वो भी यूज नहीं करते थे। बट स्पष्टीकरण की बात नहीं होती है, शब्द भावनाओं को प्रकट व्यक्त करते हैं, हाँ। तो उससे पता चलता है कि भाई उनके विचार कैसे थे। बट ठीक है, मैं उसकी बात पे नहीं जाना चाह रहा, एज एन एकेडमिशियन मैं कह रहा हूँ कि उनकी पुस्तक में भी आप देख लीजिए। ठीक है। तो इतिहास में ये चीजें हैं। तो खिलाफत ने क्या किया, खिलाफत तो जिस तुर्की में खलीफा स्थापना के लिए कह रहे थे, तुर्की ने उसको रिजेक्ट कर दिया था। मुस्तफा कमाल अतातुर्क आ गए और कमाल पाशा ने तो भगाया वहां से, यहाँ के जो डेलीगेशन गया कि जाओ यहाँ से, ये यहाँ मत इसकी बीन बजाओ। फिर अरब में गए कि हमें खलीफा चाहिए, खलीफा चाहिए, भगाया वहां से उन्होंने। तो क्या हमें आपको नहीं चाहिए लगता है कि खलीफा। इस खिलाफत से ही राजनीति और रिलीजन का तालमेल बनना शुरू हो गया, ऐसा है क्या? उसने आग में घी डाला। देखिए क्या हो रहा है ना, धीरे धीरे करके आप देखो कि कैसे बात हो रही है। खिलाफत का मतलब हुआ, खिलाफत की वजह से मोपला कांड हुए। केरल में कितने हिंदुओं की बस्ती, हिंदुओं के गांवों को, बस्तियों को जला दिया, मार दिया, इतने बलात्कार हुए, इतना टॉर्चर हुआ। क्यों? क्योंकि ये अफवाह फैला दी गई कि भाई अब खलीफा का राज्य आ गया है और अंग्रेज चले गए, अब हमारा आ गया। तो उन्होंने रातों रात हिंदुओं के साथ अत्याचार करना शुरू कर दिया। बहुत हजारों लोग मर गए, आपके पास काउंट ही नहीं है। तो ये केवल ये तो एक एग्जाम्पल है कि मोपला दंगे हुए खिलाफत में, और भी जगह जगह बंगाल में देखिए, अलग अलग जगह देखिए, अगर आपको उसके प्रमाण मिलेंगे। इससे मजहबी उन्माद फैला। तो क्योंकि इससे वो मेरी जो कनेक्शन है, जो इस मिट्टी से कनेक्शन है, वो नहीं हो रहा ना। खिलाफत कह रहा है कि पूरे विश्व में एक शासक है, वो तुर्की में बैठता है, उसका नाम है खलीफा, हम उसके लिए काम करते हैं, भारत देश के लिए काम नहीं करते हम। राइट? तो जब मेरा कनेक्शन मिट्टी से नहीं हो रहा, मिट्टी के लोगों से नहीं हो रहा, तो वो प्रॉब्लम है ना। इस चीज को अंग्रेजों ने हवा दी, ऐसा माना जा सकता है, और ऐसा हुआ भी है। कांग्रेस का इन सब में क्या रोल था? क्या कांग्रेस ये का सब तो रोल आकलन सही नहीं कर पा रही थी, कांग्रेस का या फिर अच्छा बनने के इसमें कि चलो ये हमारे ही लोग हैं, मान जाएंगे? क्या आपको क्या लगता है, स्पष्ट नीति क्या रही होगी कांग्रेस की? नहीं, ये तो आप इतिहास से एक के बाद एक आप देखिए, पूरा तुष्टीकरण ही रहा। उन्होंने हमेशा हर चीज को थोड़ा बहुत विरोध किया, लेकिन विरोध के बाद जो उसी को मान लिया जो उन्होंने कहा। खिलाफत के बाद भी आप देख, चाहे लखनऊ पैक्ट आपने देख लिया, लखनऊ समझौते में इतनी सारी मांगे मानने के बाद भी, फिर खिलाफत में सहयोग देने के बाद भी क्या मिला? 1927 में साइमन कमीशन आया, उन्होंने भी जिना की जो मतलब जो मांगे थी मुस्लिम, ये जो 14 सूत्र जो थे, जो दिए थे जिना ने, वो उनका भी उन्होंने विरोध करा। मतलब उन्होंने कहा ये ठीक नहीं है, इनको मत करो एक्सेप्ट। जी जी। कांग्रेस हर चीज, सिंध को बॉम्बे से अलग करना सबसे बड़ी गलती थी, इससे इस चीज को मान लिया। भाई सिंध जो प्रांत था उसको आपने मुंबई से अलग कर दिया, तो क्या हुआ? वहां पर जो है फिर जो जनसंख्या थी वो चेंज हो गई, डेमोग्राफी चेंज हो गई, इसलिए फिर सिंध पाकिस्तान में चला गया। राइट? ये ऐतिहासिक भूले हैं। उस समय लगता है कि छोटा छोटा हो रहा है, कुछ नहीं हो रहा, चलो इससे क्या हो जाएगा, इससे भाई अपने खुश हो जाएंगे, भाई अपने खुश हो जाएंगे। बट वो जो भाई है उनका एजेंडा क्लियर है, उनको जो चाहिए वो शुरू से उनको क्लियर रहा। गांधी जी के जो साथ में जो उनके राइट हैंड और लेफ्ट हैंड बोले जाते थे, जो अली ब्रदर्स, जिनको आप जानते हैं, मोहम्मद अली, लियाकत अली, उनको उनका एजेंडा पूरा क्लियर था हमेशा से। उनको इस्लामिक नेशन एक तरीके से चाहिए था। संविधान सभा में भी मुस्लिम लीग के मेंबर लियाकत अली खान वगैरह थे, उनकी प्रेजेंस थी, जब तक कि उनको हटाया नहीं गया था। इनफैक्ट सरदार पटेल ने तो कहा भी है कि मैं एक चपरासी भी अपॉइंट नहीं कर सकता हूँ लियाकत की परमिशन के बिना। वो इंटरिम फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो फंड नहीं रिलीज करते थे, क्योंकि वो तो होम मिनिस्ट्री चाह रहे थे, होम मिनिस्ट्री नहीं दी तो उन्होंने कहा, तो उनको सलाह मशवरा दिया गया कि तुम फाइनेंस मिनिस्ट्री ले लो, फाइनेंस मिनिस्ट्री लोगे तो कुछ भी नहीं आप कर सकते। सो दे वर बेसिकली सैबोटाजिंग द होल प्रोसेस था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में वो तो सैबोटाज कर रहे थे। तो आप ये देखो उनका कंट्रीब्यूशन कैसे कुछ हुआ। उनका केवल एक कंट्रीब्यूशन हुआ, वो था भारत को तोड़ने में। एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट मुस्लिम लीग, इट्स about the whole leadership of Muslims of that time.
क्योंकि जो उनमें राष्ट्रवादी भी थे ना, वो भी उनका उस तरीके से विरोध करके कांग्रेस में नहीं भी कर तो पा रहे थे चीज़। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद थे, मौलाना जो अब्दुल कलाम आजाद ने भी क्या कर लिया उस टाइम पर, बट वो वैसी बात नहीं करते थे, बात वो नहीं तो करने में भारत और के पक्ष में बोलते बात नहीं करने में और थे, बात का खंडन करने में, ऐसा ऐसा आप कहते हैं। रिजल्ट क्या रहा उसका? जैसा मुझे लगता है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री बन गए, हाँ हाँ, तो अभी शिक्षा कैसी हो गई उसके बाद? नहीं वो तो एक अलग विषय है। नहीं, फिर मैं तो कोई भी आपको, चीज आप उठा लीजिए, हाँ उसके बाद मतलब मैं आजादी आपको के बाद मैं जो आपको हुआ। एक चीज सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ, यहाँ बात हिंदू मुसलमान की नहीं है, हम्म। यहाँ बात है मजहबी उन्माद की। हम्म। ये बात मुस्लिम जो विद्वान थे वो भी ये बात मान रहे थे कि मजहबी उन्माद से नुकसान सबसे ज्यादा सिर्फ मुसलमानों का ही होगा, और जो कि हुआ भी। आप देखो ना, पाकिस्तान बन गया, पाकिस्तान कहाँ है आज? नहीं बात सही। एक मजहबी सोच के जरिए वो पैदा हुआ, उन्माद के जरिए। वो केवल एक आतंकवादियों को बनाने की फैक्ट्री के अलावा और क्या है? कुछ भी नहीं है ना। कोई पॉजिटिव वहाँ भाई आप देखिए, खाने को अनाज नहीं है, जबकि धरती तो वो भी वही है जहाँ पर मतलब पंजाब का ही पार्ट है, इतनी फर्टाइल लैंड रहा। इंटरनेशनली उनकी कोई वैसी पहचान नहीं है कि भाई ये बहुत बड़े साइंटिस्ट बनाते हैं या बहुत ज्यादा अच्छा कुछ काम करते हैं। उनकी जो एक्सपर्टीज है दुनिया जानती है उससे वो हर किसी को मालूम है। तो खैर वो तो बात आपकी सही है, बट देखिए फिर जो भारत की तरफ से रिएक्शन आया, एक बड़ा दबाव रहा होगा कि भारत को एक हिंदू राष्ट्र घोषित कर दिया जाए अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक मुल्क बन चुका है। तो आपको ये नहीं लगता है कि हमारे जो लोग थे, जो कांग्रेस की तब की वर्तमान लीडरशिप थी, उन्होंने सही निर्णय लिया कि भारत को रिलीजन के नाम पर आगे नहीं बढ़ाएं, एक थियोलॉजिकल स्टेट बना के न रखते? जो ऐसा उन्होंने तो ऐसा नहीं करा कि कांग्रेस तो कहाँ सोच पा रही थी कुछ भी, वो तो बस चल रहे थे जैसे जैसे दिशा में चल पाते। हाँ। आप ये सोचिए ना, जो भारत का विभाजन हुआ उसमें पंजाब के लोगों को कितना झेलना पड़ा, सिखों को कितना झेलना पड़ा, बंगाल के लोगों को कितना झेलना पड़ा। उस समय भी वो कांग्रेस की लीडरशिप, गांधी जी और ये सभी लोग कह रहे थे कि सब अपने अपने स्थान पर ही रहो। उस टाइम जो ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन हो रहा था, इवन जिन्ना ने भी बोला था कि भाई, विभाजन से पहले बोला था कि ट्रांसफर ऑफ पॉपुलेशन, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी सही से हो जाए। जैसे भाइयों में भी बंटवारा होता है घर में, तो ऐसा थोड़ा ना होता है कि जो भाई बंटवारा करके दूसरी जगह जाके अपना घर बना रहा होता है उसको मार करके उसकी प्रॉपर्टी ले लेते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर की एक किताब है इस पर, पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया, तो उसमें उन्होंने ये बहुत स्पष्ट तरीके से लिखा है, और उन्होंने ग्रीस और टर्की का ही एग्जाम्पल दिया है इस बेसिस पर कि दोनों तरफ से पॉपुलेशन एक्सचेंज किया गया था और दोनों सरकारों ने इसको ओवरसी किया कि किसी तरह का उन्माद ना फैले, हिंसा न हो, और अच्छे से ये हो गया था। तो अम्बेडकर ने भी इसका समर्थन किया है, लेकिन जो कांग्रेस के बड़े नेता थे वो इसके पक्ष में नहीं थे। वो तो इस चीज़ के ही पक्ष में नहीं थे कि वहाँ से इधर और इधर से उधर जाएं लोग। हाँ। तो इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या हुई आप देखिए, इससे सबसे बड़ी प्रॉब्लम हुई कि पाकिस्तान में जो हिंदू फंस गए। आप मतलब इतिहास उठा करके देख लीजिए ना क्या हुआ। कि 1950 में नेहरू लियाकत पैक्ट हुआ था, जो इसीलिए हुआ था कि वहाँ जो मुस्लिम्स नहीं है, जो नॉन मुस्लिम्स हैं, अगर उनके साथ दुर्व्यवहार होता है तो उनको इंडिया वापस लाने की प्रक्रिया की जाएगी, उसको सुलभ प्रक्रिया बनाया जाएगा। तो शायद मुझे लगता है कि 47 में नहीं हुआ तो 1950 में इस चीज़ को तो कांग्रेस ने कार्यान्वित कर ही दिया था। नहीं, ठीक से कहाँ हुआ? अगर हुआ होता तो आज भी आप यहाँ दिल्ली में हिंदू शरणार्थी रहते हैं। हाँ, वो आप जाकर के देखिए वाली बात। हाँ, सीए वाली बात नहीं, मैं जाके मिला हूँ उन लोगों से। जी जी, नहीं मैं जो दंश उन्होंने झेला है इस चीज का ना, उन्होंने उनकी 40 एकड़ जमीन के मालिक, ठीक है, आज कहाँ है, सड़क पे रह रहे हैं वो। आप जाके देखो ना, मजनू के टीले के पास में। हाँ, नहीं और भी जगह जो रह रहे हैं और अपने स्वाभिमान के साथ रहते हैं, मेहनत करते हैं, किसी से भीख नहीं मांगते। तो बहुत बहुत समस्याएं उन्होंने झेली हुई हैं। ये एक और हमारे पास किताब आई है जो प्रोफेसर एन वाली की बुक है, विभाजन विभीषिका, जो बताना ज़रूरी है। तो ये आप ही के इसमें है, आपकी ही विषय वस्तु पर हम इस पर बात कर रहे हैं। सुरुचि प्रकाशन जिसके सर्वे सर्वा हमारे साथ बैठे हैं, तो इस पुस्तक के बारे में थोड़ा बताइए, क्या है इसमें ऐसा? प्रोफेसर एन वाली जो है पंजाब यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर रहे हैं। इन्होंने भी वो विभाजन, मतलब एक तरीके से प्राइमरी सोर्स से इन्होंने अपना पूरा मेमोयर लिखा हुआ है इसमें, उस समय क्या हुआ था, एग्जैक्टली जो हुआ था वो सब इन्होंने इसमें लिखा है। हाँ, इसमें इन्होंने बताया, पंजाब की समस्याएं बताई हैं उस समय। पंजाब ने भी, सिखों ने भी विभाजन को एक तरीके, आप सोचिए ना विभाजन किस तरीके से हुआ। पॉपुलेशन में जो पश्चिमी पंजाब था वो पाकिस्तान को दिया गया, पूर्वी पंजाब भारत को दिया गया।
62% जो लैंड था वो पाकिस्तान को दे दिया गया और उसमें पॉपुलेशन दी गई 55%। नहीं वो और proportionate नहीं है, 38% भारत को दिया गया और उसमें इतनी पॉपुलेशन जो उस हिसाब से था वो कम करा। अब आप ये सोचिए कि वो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आई जिसमें अपनी जमीनें और पंजाब को बांटना एक बहुत बड़ा सरदर्द था। ये हर कोई मतलब लोग सोचते थे कि पंजाब तो बट ही नहीं सकता, ऊपर स्पेशली लाहौर लाहौर में मेजोरिटी पॉपुलेशन सिखों की और हिंदुओं की। गंगाराम वही थे हाँ। जिनके नाम पे दिल्ली में अस्पताल है, गंगाराम हॉस्पिटल है। लाहौर पाकिस्तान को दे दिया गया। लाहौर के लिए बहुत निवेदन होते रहे, जो रेडक्लिफ कमीशन के जो हेड थे रेडक्लिफ के बारे में पहली बार भारत आए थे। माउंटबेटन ने पूछा उनसे कि आपको तो पता होगा कैसे है, बोले नहीं मैं पहली बार भारत आया हूँ और मुझे विभाजन की रेखाएं खींचनी है। और रेडक्लिफ के बारे में अगर आप एक बात जानेंगे, रेडक्लिफ वाज जूनियर एडवाइजर ऑफ जिन्ना जब वो लंदन में थे। अच्छा, राइट। तो वो जो व्यक्ति था वो आप समझ लीजिए एक तरीके से जिसे कहते हैं घाघ शब्द का प्रयोग बहुत ही उचित रहेगा रेडक्लिफ के बारे में। तो सामने से पता नहीं चलने देगा कि उसके मन में क्या चल रहा है। अच्छा, आप उसे सारी बातें कर लीजिए, हाँ में हाँ मिलाएगा बंदा, और उसने अपने हिसाब से डिसीजन लेकर के, जो कि पहले से ही हो चुका है। तो अल्टीमेटली क्या है ना, ये सब निर्णय पहले ही हो चुके थे और इसमें पूरा का पूरा अंग्रेजों का साथ था, जिसके लिए उन्होंने जिन्ना को चुना क्योंकि जिन्ना की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं कांग्रेस में पूरी नहीं हो रही थी। सही कह। और जिन्ना को मुसलमान भी अपना नेता नहीं मानते थे क्योंकि वो जो जिहादी उन्माद थे उससे दूर रहते थे। तो देन जिन्ना लंदन गए, लंदन के बाद वो लौट करके जब आए 1934-35 के आसपास, देन ही डिसाइडेड के मतलब उनका जो उसी के आसपास एक 1937 में जब मुस्लिम लीग एकदम धराशायी हो गई, उस टाइम उन्होंने ही डिसाइडेड कि भाई हम, बिकॉज ही वाज अ शार्प माइंडेड लॉयर, उनको पता था बैरिस्टर थे जीतते कैसे हैं। 37 में तो मुस्लिम लीग की सीटें नहीं आई थी। उसके बाद 45 में देखिए ऐसी कोई सीट नहीं है जो मुस्लिम लीग शायद ही हारी हो जहाँ पर मुस्लिम बहुत जनसंख्या थी। तो क्योंकि वो उन्माद को उन्होंने बढ़ाया ना। इसका एक और बीच में एक और चीज आप देखिए ना कि जब कांग्रेस काफी सीटें जीत गई थी तो कांग्रेस ने जो है विरोध में अपना वो जब छोड़ दिया, रिजाइन कर दिया, आई हुई सत्ता को छोड़ दिया, तो वो अंग्रेजों ने मुसलमानों को, इनको मुस्लिम लीग वो तो शायद इसलिए कि क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर में भारत को पार्टिसिपेट करा दिया गया था। और नहीं पार्टिसिपेट करा तो दिया गया था, लेकिन मतलब उसके रिपरकशंस में बता रहा हूँ मैं, ये नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूँ कि इसके जो परिणाम आप देखते जाएंगे ना, क्योंकि जिन्ना को, मुस्लिम लीग को एक समय तक मुसलमान भी अपना ना नेता मानते थे ना मुस्लिम लीग को बहुत सपोर्ट करते थे। शहरों में भले ही करते थे, गाँव देहात में उतना ज़्यादा नहीं करते थे, उतना नहीं मानते थे। लेकिन जैसे जैसे उनका मान सम्मान ऊपर बढ़ता गया तो प्रतिष्ठा बढ़ती गई। तो इसमें एक और चीज मुझे स्मरण हो रहा है कि जब कांग्रेस और लीग साथ में लड़ी थी, कांग्रेस की अकेले कई सीटें आ गई थी, 37 की बात है। बिल्कुल। तो जो साथ में सरकार लीग के साथ बनानी थी, कांग्रेस ने कहा कि हम तो अकेले ही बना सकते हैं, लीग को साथ में मर्ज कर लेंगे। इस पर जिन्ना अच्छा खासा नाराज हो गए थे और उन्होंने कहा था कि अब तो मैं अपनी ही राजनीति करूंगा, कांग्रेस के साथ मेरा लेना देना नहीं है। तो जो पर्सनल महत्वाकांक्षा रही होगी, आपको नहीं लगता है कांग्रेस का जो ये निर्णय था कि प्री पोल अलायंस कुछ और है और जब अपनी सीटें आ गई ठीक ठाक तो फिर लीग को हटा दो, तो इसका भी कोई फैक्टर रहा होगा? थोड़ा बहुत तो इस चीज का रहा ही होगा। देखिए राजनीति में ये सब तो देखिए चलता रहता है, आज भी चल रहा है, वो उतना महत्व तो नहीं रखता। लेकिन हाँ, जिन्ना जैसे व्यक्ति को अंडर एस्टिमेट जो करा गया, उनकी महत्वाकांक्षाओं को अंग्रेजों ने पूरा कर दिया जी। कांग्रेस और जो भारत की उस समय की लीडरशिप थी वो नहीं समझ पाई। और एक और सबसे बड़ी समस्या जो मुझे दिखाई देती है आज़ादी के समय में, जो महत्वपूर्ण नेता थे भारत के ऊपर जो हो सकते थे लीडरशिप, मतलब जो ट्रू लीडर्स थे, उनको स्थान नहीं दिया गया। आप चाहे सुभाष चंद्र बोस को देख लीजिए, चाहे सरदार पटेल को देख लीजिए। सुभाष बोस तो फिर खैर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उनके बारे में कई सारे कयास लगाए जाते नहीं, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले तक तो वो भारत में रह सकते थे ना, जो कांग्रेस के अध्यक्ष भी थे वो 1938 के समय तो किन परिस्थितियों में उनको रिजाइन करना पड़ गया था वो तो पता ही है सब। तो वो जो इंटरनल पॉलिटिक्स अपने लोगों के खिलाफ ही, जो एक होता ना, कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी अगर वो लीडरशिप सही व्यक्ति के हाथ में नहीं देगी तो उस समय उस स्थान की परिस्थिति तो खराब होनी है। जी मैं सहमत हूँ। आज भी आप देख लीजिए ना, सेम चीज तो आज भी चली रही है। वही मैं सेम अभी के भी आ रहा था आज की चीज पर ही। वर्तमान नेतृत्व जो है, जो मोदी जी की सरकार है, क्या आपको लगता है कि पहले से
बेहतर है, इस पर काम कुछ हो रहा है, देश सही दिशा में जा रहा है? क्या आज हम इस स्थिति में हैं कि इस तरह की विभीषिका न हो पाएगी और इस पर चेक वगैरह कुछ किया गया है? इसका आप आकलन कैसे करते हैं? देखिए, सरकार तो अपने हिसाब से काम करती है, उसका तो आकलन जो प्रबुद्ध वर्ग है वो कर ही रहा है, और बेसिकली ये आकलन इतिहास करता है निर्णयों के और परिणामों के आधार पर, है ना। मेरा कहना ये है कि विभाजन में जो विभीषिका झेलनी पड़ी, उससे पहले जो विभीषिका झेलनी पड़ी, हिंदुओं को जो लीडरशिप ने जिस तरीके से दबाया, नोआखली के राइट्स हुए, कोई सपोर्ट के लिए नहीं आया, वहाँ पर ज़्यादातर पुलिस में मुस्लिम्स थे, जो वहाँ की लीडरशिप थी वो मुसलमान थी, तो उन सब ने और अंग्रेज़ों ने मिलकर के एक तरीके से होता ना आइसोलेशन में, जब हिंदुओं को पता चल गया कि भाई हमारे को कोई बचाने नहीं आएगा, कांग्रेस के नेता भी नहीं आ रहे, तो उन्होंने अपना प्रतिकार लेना शुरू किया। प्रतिकार लेना शुरू करा तो जब वो 21 पढ़ने लगे दंगाइयों के ऊपर, तो सब पहुंच गए उनको शांत करने के लिए। फिर बिहार में हुआ तो बिहार में तुरंत पहुंच गए, बंगाल में गोपाल पाठा, तो जब उन्होंने जब तो हिंदुओं के साथ में दिक्कत ये हुई ना कांग्रेस के कारण से उस समय में कि भाई जो व्यक्ति अंग्रेजों के विरुद्ध या अपने अधिकारों के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो रहा था, चाहे वो क्रांतिकारी थे, चाहे वो इस प्रकार के लोग थे, चाहे वो सुभाष चंद्र बोस थे, तो उनको कांग्रेस ने उन सब लोगों को दबाने का काम किया, उनको उठाने का काम नहीं किया। और एक तरीके से एक थ्योरी में अटकी रही कांग्रेस का जो नेतृत्व था उस समय में कि हम, और जिसको बाद में उन्होंने भी रियलाइज करा कि मुसलमानों के साथ तुष्टीकरण करके हमें अपना एक राष्ट्रीय चेहरा बनाना है और हम सबको शामिल करके चल रहे हैं, उसके लिए उनकी कोई भी गैर जरूरी बातें भी लगातार मानते रहे और मुस्लिम लीग को एक मुसलमानों की पार्टी के रूप में उन्होंने स्थापित करने में एक बहुत बड़ा रोल प्ले करा, जो भारत के विभाजन का बहुत बड़ा कारण बना बाद में जी। तो ये समस्या जो है ना, अब उस समय में आप हर चीज का रीजन तो मिल ही जाता है ना, तर्क में तो आप सही, आप कोई लॉयर हो उनसे पूछिए, सही चीज को भी गलत सिद्ध कर सकते, गलत चीज को सही सिद्ध कर सकते, तो ये तो भाई परिणाम बताते हैं कि क्या निर्णय सही हुआ, क्या निर्णय गलत हुआ। जी 1942 में गांधी जी ने भी ये बात, जब करो या मरो था, तब सारी अहिंसा सब हवा में चली गई, बोला करो या मरो, और अभी सेकंड वर्ल्ड वॉर में भी तो वो फेवर में थे कि ब्रिटिश को डिफेंड करें, इंडियन सोल्जर्स ब्रिटिश को डिफेंड करें, तो वहां भी तो हिंसा हो ही रही है ना, ऐसा तो नहीं अपने को डिफेंड ना करें हम। हिटलर बुरा या चर्चिल बुरा है, ये कैसे पता चलता है? देखिए, हम दूसरे की तो चीज में तब घुसे ना जब पहले हम तो सेफ हो जाएं, हम तो स्वाभिमानी आत्मनिर्भर हो जाएं पहले। शायद उनको लगा होगा कि कुछ बेहतर परिणाम निकलेंगे अगर हम सपोर्ट कर देते हैं, तो ऐसा कुछ आकलन रहा होगा। वही बात है कि बड़े लोगों की गलतियां बड़ी होती हैं और खामियाजा फिर भुगतना पड़ता है। नहीं तो इसलिए सावधानी की आवश्यकता होती है ना। हमेशा मैं तो ये मानता हूं कि आज के समय में अपनी रक्षा की जिम्मेदारी आप अपने ऊपर ले लीजिए, कम से कम अपने परिवार की अपने ऊपर ले लीजिए, क्योंकि जब भयंकर परिणाम आते हैं ना, उस समय कोई सरकार, कोई सिस्टम नहीं आ पाता साथ में आपके। वही। और दो देशों की मानसिकता तो 1800 से चल रही है और अभी भी चल रही है। आज के समय में भी आप कितनी जगह देखते हो, चाहे जेएनयू में नारे लग गए, चाहे बंगाल की स्थिति आप देख लीजिए, केरल की स्थिति आप देख लीजिए। चलिए, तो एक अलग विषय है, इस पर फिर कभी चर्चा करेंगे कि जो तो आप बता रहे हैं अलग देश के लिए कुछ लोग बोलते हैं। ये अलग देश का मतलब है, मेरा केवल ये कहना है कि वो जो सोच है, हाँ, जो आइडेंटिटी वाली बात आप कहते हैं, आइडेंटिटी वाली, रिलीजियस आइडेंटिटी वाली तो वो जो उन्मादी जिहादी सोच है वो सबसे ज्यादा हानिकारक है। तो भाई अगर मैं आंख बंद कर लूंगा दिन में और कहूंगा ये रात है, तो मैं मूर्ख कहलाऊंगा ना। मुझे यथार्थ को पहचानना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप किसी को हानि पहुंचाओ, लेकिन आत्मरक्षा करना तो सबका अधिकार है। नहीं, सही बात है ये। ठीक है सर, इस पर विषय पर बात करके काफी सही लगा। हम आगे और भी ऐसी चर्चा करेंगे। धन्यवाद इस चीज को देखने के लिए। बहुत बहुत